यूपी का श्री प्रकाश शुक्ला एक बार बिहार आया था क्योंकि उसका एक साथी गायब हो गया था और यह खबर थी कि उसके साथी को शहाबुद्दीन के लोगों ने मार दिया था। एक बाहुबली के आतंक को जवाब देने के लिए दूसरे बाहुबली की जरूरत पड़ी। हत्याकांड में नाम तो पप्पू यादव का ही जुड़ता है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर गोलियां चलाने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के ही लोग थे। सबको श्री प्रकाश शुक्ला का बहुत खौफ था। उस वक्त लालू यादव ने अपने चहीते शहाबुद्दीन को उसके सामने खड़ा कर दिया। बिहार और यूपी की अपराध की दुनिया में अगर दो नाम सबसे ज्यादा चर्चे में रहे हैं तो वो थे बिहार के सिवान के शहाबुद्दीन और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला। इन दोनों के नाम से लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाता था। अगर ये खबर फैल जाती ना कि शहाबुद्दीन या शुक्ला किसी के पीछे है तो वो खुद अपनी ही उल्टी गिनती करना शुरू कर देता था। और जब ये इतने बड़े भौकाली थे तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों कभी आमने सामने हुए। अब देखिए, शहाबुद्दीन के बारे में तो कभी कुछ खास ऐसा सुनने को नहीं मिला कि वो सिवान से बाहर निकल कर भी कहीं जाते थे, कुछ कांड करते थे। शुरुआती दौर की एक दो बात छोड़ दी जाए तो उसके बाद, क्योंकि उनका जो अपराध है वो सत्ता के गठजोड़ के साथ चलता था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला तो वो तो सनकी हत्यारा था। वो बिहार में घुस के भी कोहराम मचाता था, आरजेडी के मंत्री तक को मार गिराया था। तो क्या इनके बीच यानी कि शहाबुद्दीन और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच टकराव की कोई कहानी है क्या? है। वो एक ऐसी घटना है जिसने बिहार में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम गुंजा दिया था। 13 जून 1998 उस दिन पटना के IGIMS अस्पताल में दिन दहाड़े बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। बृज बिहारी प्रसाद लालू यादव के करीबी मंत्री थे। उन्हें कमांडो सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ऐसा था कि उसने कमांडो की सुरक्षा घेरा को भी भेद दिया और अस्पताल के अंदर घुसकर बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया और बचकर निकल भी गया। यह बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूकंप लाने वाली घटना थी। सरकार हिल गई, लालू यादव हिल गए। सबको लगने लगा कि अब बिहार भी श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक का गवाह बनेगा। इसके अगले ही दिन यानी 14 जून 1998 को पूर्णिया में CPM विधायक अजीत सरकार की हत्या हो गई। बहुत ही चर्चित विधायक हुआ करते थे वो। अब इस हत्याकांड में नाम तो पप्पू यादव का ही जुड़ता है कि चुनाव में अजीत सरकार ने उनको समर्थन नहीं दिया, इसलिए ऐसा उन्होंने करवा दिया। लेकिन कहा जाता है कि इस हत्या में भी श्री प्रकाश शुक्ला के लोगों का हाथ था। मतलब ग्राउंड पर जाकर गोलियां चलाने वाले वही थे। एक के बाद एक 2 दिन के अंदर इन 2 हत्याओं के बाद अब बिहार सरकार के लिए यह जरूरी हो गया था कि इस खौफ का जवाब दिया जाए। और जब बात अपराध की दुनिया में जवाब देने की आती है तो उस समय बिहार के सत्ता पक्ष के पास सिर्फ एक ही नाम था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो हुआ यह कि बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद उनकी शव यात्रा निकाली जानी थी, अंतिम यात्रा। लेकिन डर इतना था कि कोई भी उस शव यात्रा में ना आगे चलने के लिए तैयार नहीं था। सबको श्री प्रकाश शुक्ला का ना बहुत खौफ था कि कहीं कुछ हो ना जाए। उस वक्त लालू यादव ने अपने चहीते शहाबुद्दीन को पटना बुलाया। फिर शहाबुद्दीन पटना आए भी और बृज बिहारी प्रसाद की शव यात्रा में सबसे आगे चले। ये एक संकेत था, बिहार सरकार का संकेत कि शहाबुद्दीन ही वो आदमी है जो अगर जरूरत पड़ा तो श्री प्रकाश शुक्ला के खौफ का जवाब दे सकता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या इन दोनों के बीच में कोई टकराव हुआ तो कब और कैसे? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले ना आपको थोड़ा इन दोनों के अपराध जगत के सफर को समझना होगा। अब देखिए, जो हमारे चैनल को रोज देखते हैं, हमारी कहानियां मेरे साथ सुनते हैं, पंचम प्रकाश की कहानियां, उनको तो पता ही होगा सब कुछ। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए, शहाबुद्दीन का राज सिवान में चलता था। वो राजनीति और अपराध का ऐसा संगम था जिसकी जड़ें लालू राज तक फैली हुई थी। दूसरी तरफ श्री प्रकाश शुक्ला का नाम तब उभरना शुरू हुआ जब वो यूपी में एक सनकी किलर के तौर पर पहचाना जाने लगा। दोनों के अपराध के तरीके अलग थे, दोनों की दुनिया अलग थी और शायद यही वजह थी कि इनके रास्ते कभी एक दूसरे से टकराए नहीं। शहाबुद्दीन को सिवान का बेताज बादशाह कहा जाता था। पुलिस प्रशासन की हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं थी उसके दौर में। बिहार में जब कोई भी चुनाव होता तो सिवान में सिर्फ एक ही नाम गूंजता, मोहम्मद शहाबुद्दीन। वो न सिर्फ एक बाहुबली थे बल्कि राजनेता भी थे।
उनकी हनक इतनी थी कि लोग उनके खिलाफ बोलने से भी डरते थे। उनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखते थे। एक तरह से कहे तो सीवान में वही कानून थे, वही सब कुछ थे, कोर्ट, पुलिस, कचहरी, सब। पुलिस प्रशासन, नेता सब उनके आगे बौने थे। सीवान में एक तरह से कहे तो पैरेलल सरकार चलती थी। दूसरी ओर उसी वक्त यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक बढ़ रहा था। वो गोरखपुर का रहने वाला था और उसका नाम तब चर्चे में आया जब उसने रेलवे की जमीन पर कब्जे के लिए कत्ल पर कत्ल करना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा अपराधी था जिसे सिर्फ पैसों से मतलब था, ना कोई राजनीति, ना कोई जाति, ना कोई धर्म। उसे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ पैसा और ताकत। एकाकी वर्चस्व की कहानी श्री प्रकाश शुक्ला का पर्याय बन चुका था। कुछ इस तरह से श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी में अपराध की एक नई परिभाषा लिखी। वो हत्याएं करता, फिरौती वसूलता था और सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को चुनौती देता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए, लोगों के बीच खौफ जमाने के लिए। कहा जाता है कि उस समय उसने यूपी के मुख्यमंत्री की सुपारी भी ले ली थी और यही उसकी मौत की वजह भी बनी। अब आप इन दोनों के बारे में मोटे मोटे तौर पर सब कुछ जान गए हैं। अब सवाल यह है कि शहाबुद्दीन और श्री प्रकाश शुक्ला कभी मिले, कोई कनेक्शन था इनके बीच, या इनकी कोई भिड़ंत हुई? तो इसका जवाब है नहीं, इनके बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला एक बार बिहार आया था क्योंकि उसका एक साथी गायब हो गया था। खबर थी कि उसके साथी को शहाबुद्दीन के लोगों ने मार दिया था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, सुनी सुनाए बातें हैं बस। बाकी श्री प्रकाश शुक्ला को बिहार से कोई खास ऐसा मतलब नहीं था। उसका ध्यान यूपी और दिल्ली एनसीआर पर था। उसने कई बड़े बड़े अपराध किए। बिहार में तो उसकी दखल बहुत कम थी। हाँ, यह जरूर कहा जाता है कि जब श्री प्रकाश शुक्ला को अपने उस साथी का सुराग नहीं मिला तो उसने बिहार के कुख्यात सूरजभान सिंह से संपर्क किया था। सूरजभान सिंह उस वक्त बिहार का एक और बड़ा बाहुबली था। लेकिन ये मुलाकात कैसे हुई, किसने करवाई, इस पर कई कहानियां हैं। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की कहानी भी इन्हीं सभी चीजों से जुड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि गोरखपुर के ही एक अन्य अपराधी ने श्री प्रकाश शुक्ला को सूरजभान तक पहुंचाया था। लेकिन बिहार में श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ और फैलता इसके पहले ही यूपी पुलिस ने अपना काम कर दिया। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के कुछ ही महीनों बाद जब ये अफवाह उड़ी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली है, तब 22 सितंबर 1998 को दिल्ली के गाजियाबाद में यूपी के एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को मुठभेड़ में मार गिराया, यानी कि इनकाउंटर में उसे खत्म कर दिया। और श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी, गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में आकर खत्म हो गई। कहते हैं कि आस्की के चक्कर में वहां पहुंचा था और वो मारा गया, नहीं तो श्री प्रकाश शुक्ला को शायद कोई छू नहीं पाता। लेकिन उसकी कमजोरी थी, कहते हैं कि वो नाड़े का ढीला था, इस वजह से मारा गया। खैर, कहानियां तो कई बनती हैं मौत के बाद, और उनमें से कई कहानी ये भी है। उसके साथ दो और सहयोगी जो थे, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह बताए जाते हैं, वो भी उस मुठभेड़ में मारे गए थे। यूपी एसटीएफ ने इस ऑपरेशन को बेहद सीक्रेट रखा था और अंततः एक ऐसे अपराधी का खात्मा हुआ जिसने पूरे यूपी और बिहार में हड़कंप मचा रखा था। तो अब अंत में यह बात साफ है कि शहाबुद्दीन और श्री प्रकाश शुक्ला कभी आमने सामने नहीं आए। उनके रास्ते एकदम अलग थे, एक सीवान में, एक गोरखपुर यूपी में। और शहाबुद्दीन सत्ता के करीबी थे, राजनीति से जुड़े थे, जबकि श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था। लेकिन हाँ, एक बात यह भी है कि बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद जब पूरा बिहार दहशत में था, श्री प्रकाश शुक्ला के दहशत में, तब शहाबुद्दीन को पटना बुलाया गया था। एक बाहुबली के आतंक का जवाब देने के लिए दूसरे बाहुबली की जरूरत पड़ी। पर कुछ ही दिनों बाद जब श्री प्रकाश शुक्ला का भी एसटीएफ ने काम तमाम कर दिया, तो ये बात तो साफ हो गया कि अपराध की दुनिया में कोई हमेशा के लिए अजय नहीं रहता है। श्री प्रकाश शुक्ला खत्म हो गया, लेकिन शहाबुद्दीन का आतंक उसके बाद भी काफी समय तक जारी रहा, जब तक कि उसे कानून ने अपने शिकंजे में नहीं ले लिया और उसका अंत नहीं हो गया। शहाबुद्दीन का भी अंत काफी बुरा ही हुआ। जेल के अंदर ही उनकी जो है आखिरी सांसें थम गई। बाकी वो कहानी तो आप जानते ही हैं। आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप हमें फॉलो कीजिए। बाकी मैं अपनी कहानियों के साथ, मैं पंचम प्रकाश हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।